नमस्कार, मैं रवि खेंत्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की बैठक की गई। इस बैठक में सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया है। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से बीजेपी जीती है, जिसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि योजनाओं और संगठन के होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा की गई है और बहुत कुछ मंथन हुआ है। आप सबके सुझाव से, आप सबके समर्थन से अपनी ऊर्जा लगातार बढ़ती है, लगातार काम करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे इस बात की खुशी है, अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, हमने उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना शुरू हो जाए। हमने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर धर्मांतरण का कानून बनाया और प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे। इसके साथ ही हमने प्रदेश की हमारी मातृशक्ति महिलाएं, उनके लिए राज्य में 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी राज्य की नौकरियों में सुनिश्चित की है। कई कठिन मुद्दे हमारे द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदम इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार प्रदेश हित में ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य कर रही है जिन्हें पहले के समय में ठंडे बस्तों में डाल दिया गया था। विपक्षी सरकारों के समय में केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती हैं और उनको लागू भी किया जाता है। साथ ही हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उन सभी योजनाओं का हम लोकार्पण भी करते हैं। भाइयों बहनों, साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और आदरणीय मोदी जी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उत्तराखंड के दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में पहुंचकर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, विकास है, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप सबको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने 2022 में हमारे यहाँ पर सीमांत गांव माणा में जाकर उन गांवों को, माणा जैसे गांवों को, जिनको देश के अंतिम गांवों की संज्ञा दी जाती थी, माणा पहुंचकर उन्होंने सीमांत गांव माणा को देश के पहले गांव की संज्ञा दी। इसके साथ साथ ऐसे सीमांत गांव जिनको अंतिम गांव कहा जाता था, उन सभी गांवों को पहले गांव की संज्ञा से नवाजा गया। पहले गांव की संज्ञा दी गई और उनका विकास भी पहले गांव के रूप में भारत सरकार के स्तर पर सुनिश्चित हुआ कि प्राथमिकता से उनका विकास सुनिश्चित होगा। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 15,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर आदि कैलाश क्षेत्र में जाकर उन्होंने आदि कैलाश पार्वती कुंड पूरा दुनिया का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया, जो आज विश्वव्यापी हो गया, जिसके बाद आज वहाँ पर्यटन काफी बढ़ा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यही कारण है कि बार बार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, पिछले सारे रिकॉर्ड इसमें टूट रहे हैं। हमने श्रद्धालुओं की सकुशल यात्रा प्रबंधन के साथ देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए भी कड़ाई से नियम बनाकर उसको लागू करने का काम किया है। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमारे प्रतिनिधिगण राज्य को नेतृत्व देने का काम करते हैं। कुछ लोग यात्रा को लेकर धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय भावना को भड़काने का कुत्सित प्रयास लगातार करते रहते हैं। कभी ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें करते हैं। आपने देखा होगा, जब एकदम से यात्रा अत्यधिक हो गई, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लागू करना पड़ा। उसके पीछे केवल एक हेतु था कि यात्रा में आने वाले एक भी तीर्थयात्री, एक भी श्रद्धालु को कोई नुकसान न हो, सबकी यात्रा सुरक्षित हो, सकुशल हो वापस जाए। भाइयों बहनों,
रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं, कभी चारधाम यात्रा के मार्ग को लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं, उनको ये बताना चाहता हूं, उनका ये प्रयास कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। किसी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का समेकित विकास करना हमारा संकल्प है। हम भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत हल्के फुल्के हमको लेते थे, लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी जी आए तो पूरा यू टर्न ले लिया, सारी चीजें बदल गई। दुनिया के जाने माने अर्थज्ञ मॉर्गन स्टैनली, आप सब जानते हैं, आजादी के बाद से आज तक उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर गिरती जा रही है और निरंतर गिरने वाली अर्थव्यवस्था है। और जैसे ही मोदी जी आए, 14 से 23 की उनकी रिपोर्ट पढ़िए, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से भारत की बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमने और कोई नहीं देखी। ये सब हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। यहां भी एक इतिहास रच दिया है और अभी हम 11वें नंबर पर, कोई 10वें 11वें, इसका मध्य पाठ ले लें, इस नंबर पर हम मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में थे। जिस दौरान हमारे यहां कोरोना हुआ था, दुनिया की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई थी, दुनिया तिलमिला गई थी, लोग भूखों मरने लग गए थे। ऐसी स्थिति में हमने 11 नंबर से उछाल लगाई और हम 5वें नंबर पर आ गए। यह हमारी जीत का एक बहुत बड़ा पैमाना है। और इस बार 27 तक जो कार्यकाल चल रहा है, हाउस के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था को हम तीसरे नंबर पर लाएंगे। 2 देश और होंगे और तीसरा हमारा देश होगा। आप समझ सकते क्या होगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने यह भी कहा है कि हम 2047 तक विश्व के विकसित देशों में आ जाएंगे, यानी कि जो विकसित देश हैं उनकी श्रेणी में हम लोग आ जाएंगे 2047 तक। और बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी समर्थकों का हुड़दंग है। यहां पर वीडियो भी वायरल हो गया है। काजी निजामुद्दीन के समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंगलौर चौकी प्रभारी से भी मारपीट करते हुए समर्थक नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मंगलौर कस्बे में लोगों के साथ भी बदसलूकी की गई है। मंगलौर में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन की जीत के बाद हुड़दंग मच गया है, जहां काजी निजामुद्दीन के समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई की। इस हाथापाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक मंगलौर चौकी प्रभारी की पीठ पर मुक्का मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, वीडियो सामने आ गया है, सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तैर रहा है, जहां पर काजी निजामुद्दीन के समर्थक, इनको बताया जा रहा है, मंगलौर जो चौकी प्रभारी हैं उनके साथ हाथापाई करते हुए समर्थक दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद मंगलौर में लगातार बवाल मचा हुआ है। उपचुनाव में जिस दिन मतदान चल रहा था, मतदान के दिन भी इसी तरीके का बवाल देखने को मिला था। हालांकि उस पर पुलिस कह रही थी, प्रशासन कह रहा था कि जल्द ही जो भी हुड़दंगी है उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो भी कुछ नहीं देखने को मिला। ये मामला शांत नहीं हुआ था कि एक और मामला अब जब परिणाम आ गए उसके बाद माना जा रहा है कि काजी निजामुद्दीन के समर्थक हैं जो यहां पर पहुंचे थे, और इसी बात को लेकर, क्योंकि यहां पर माहौल तब से ही गड़बड़ा गया है जब यहां पर मतदान के दिन में इस तरीके की झड़प हुई थी। लाठी डंडे चले थे, किसी के हाथ किसी के पांव टूटे, यहां तक भी फायरिंग भी हुई थी, लेकिन फायरिंग को लेकर प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि फायरिंग नहीं हुई, उस पर जांच पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अभी एक और वीडियो सामने आ गया। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे हरिद्वार संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनोज, और क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? कौन है ये तमाम लोग और वजह क्या रही, किस तरीके से यहाँ पर फिर से हुड़दंग मच गया?
बिल्कुल देखिए 10 जुलाई को यहाँ पे बंगलौर का उपचुनाव हुआ था और उसी दिन से यहाँ पे कई विवाद देखने के लिए सामने आए थे। हमने देखा था कि जब चुनाव के लिए लोग वोटिंग देने के लिए पहुंचे थे तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे, जो लोग थे, उनके द्वारा उनको वोट डालने से रोका गया। तो यहाँ पे उस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ, तो झगड़े में कई लोग घायल हुए थे जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। हालांकि पुलिस ने यहाँ पे गोली चलने की सूचना को बिल्कुल झूठ बताया था। कहीं न कहीं अब उसका अंजाम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अगर उस समय जो झगड़ा हुआ था अगर पुलिस के द्वारा उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती तो अब इस तरीके के जो विवाद इनके सामने आ रहे थे शायद ऐसे विवाद अब नहीं आते। हालांकि ताजा मामला जो है मंगलौर क्षेत्र से सामने आया, जब यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का जश्न मनाया जा रहा था तो ऐसा कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जो लोग जश्न में शामिल हुए थे उनके द्वारा ईंट पत्थर यहाँ पे एक समाज के लोगों के ऊपर बरसाया गया। यहाँ पे यदि गेट नहीं बंद होता तो लोगों को चोट लग सकती थी। हालांकि अब यहाँ पे पुलिस मौके पर पहुंची थी। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकते हैं रवि की जो पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे थे उसके साथ भी यहाँ पे बदतमीजी की जा रही है। यहाँ पे जो चूंकि इंचार्ज है नवीन कुमार, उनकी पीठ के ऊपर घुसा मारते हुए एक युवक दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ तौर से इस चीज को देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। जिस तरीके से अभी ये मामले लगातार निकल सामने आ रहे तो कहीं न कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कुछ लोगों को अधिक चोट लग सकती है, क्योंकि रोजाना जो है झगड़े जैसे मामले मंगलौर से सामने आ रहे, लेकिन अभी तक भी पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। ठीक है मनोज, आप मंगलौर में लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है, मतदान से लेकर अब तक ये माहौल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है और सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठता है कि अगर इस तरीके का हुड़दंग हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और शायद अगर जो पहले मतदान के दिन हुआ था तब कार्रवाई हो जाती तो आज इस तरीके की तस्वीरें नहीं आती सामने। मनोज बिल्कुल देखिए लगातार ऐसी कुछ बातें निकल के कुछ ऐसी चर्चा भी यहाँ पे मंगलौर से सामने आ रही है कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे नेताओं के द्वारा यहाँ पे पंचायत भी की जा रही है ग्रुप के साथ में। कहीं ना कहीं वो अगर बिना प्रशासन की नॉलेज के कुछ ऐसी पंचायत की जाती है, प्रशासन को उसकी जानकारी नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं एक बड़े झगड़े की साजिश यहाँ पे की जा रही है। हालांकि यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ा चेतावनीपूर्ण काम होगा, क्योंकि अगर प्रशासन लगातार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आम व्यक्ति है उनको इसका कहीं ना कहीं हर्जाना भरना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग हैं जो रोज अपने कामकाज पे जाते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार विवाद सामने आ रहे हैं यहाँ पे दो समुदाय के लोगों का, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके बिल्कुल ठीक है मनोज आपने कि आम लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इस पर बहुत गंभीरता से लेना होगा प्रशासन को। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, कांवड़ यात्रा को लेकर अब हरिद्वार प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इससे पहले नगर निगम तैयारियां कर रहा है। यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु हर रोज हरिद्वार आते हैं, ऐसे में शहर में साफ सफाई बनाए रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सफाई के लिए 1000 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। मुख्य नगर आयुक्त अरुण चौधरी ने बताया कि 240 अस्थायी शौचालय और 800 स्थायी शौचालय भी यहां पर बनाए जाएंगे। इस विशेष व्यवस्था से कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में स्वच्छता बनी रहेगी और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। नगर निगम द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं 2024 के कावड़ मेला के लिए, उसमें सबसे पहले हमने अपनी मैन पावर जो है उसमें 1000 एक्स्ट्रा मैन पावर जो है वो डिप्लॉयमेंट की कार्रवाई हमारी पूर्ण हो चुकी है। जो कल से हमारी मैन पावर जो है वो फील्ड में उतर जाएगी। इनके द्वारा सफाई के जितने कार्य हैं वो करवाए जाएंगे और हमारा जो रूटीन स्टाफ है वो कार्य में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त 1000 लोग और जो हैं इनसे भी सफाई का कार्य जो है उसमें। मानसून की दस्तक देने के साथ ही अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं मैदानी इलाकों में भी इस दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आज और कल प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट है। हालांकि 17 और 18 जुलाई को पूरे प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। और 16 तारीख में जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और साथ ही जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत या पौड़ी, देहरादून जनपद है इनमें। उसके बाद 17-18 में जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है। तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पे उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है।
जबकि जो पिथौरागढ़ बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो देखेंगे कि अभी जो अगले 4-5 दिनों में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसके साथ इंटेंस या वेरी इंटेंस स्पेल भी कहीं कहीं जो है मिलने की संभावना है। लोहाघाट में टनकपुर घाट ऑल वेदर रोड में एनएच विभाग ने पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य किया था, लेकिन पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य एक बारिश भी नहीं झेल पाया, जबकि ये काम अप्रैल महीने में ही शुरू हो गया था। ऑल वेदर सड़क निर्माण पर उठा सवाल। पहाड़ी ट्रीटमेंट कार्य में धांधली का आरोप। उत्तराखंड में 2017 विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की मदद से चारों धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो अब तक जारी है। लेकिन जहां भी सड़क निर्माण कार्य लगभग पूरा होने का दावा किया जा रहा है कि वहां किए गए कार्यों की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे सड़क का निर्माण कार्य करना है तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पहली बारिश में पहाड़ी ट्रीटमेंट की जाली बर्बाद। जाली फाड़कर पहाड़ से मलबा गिर रहा नीचे। पहाड़ी जनपद चंपावत में लोहाघाट नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने टनकपुर घाट के पास किए गए ऑल वेदर रोड में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। वर्मा ने कहा, टनकपुर ऑल वेदर रोड में एनएच विभाग की तरफ से जगह जगह खतरनाक पहाड़ियों को चिन्हित कर करोड़ों रुपए की लागत से पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य किया गया था, ताकि बरसात में मलबा न आ सके और यातायात सुचारू रहे। पर मानसून की पहली बारिश में पहाड़ी ट्रीटमेंट नहीं झेल पाया। कार्य प्रणाली है काफी खराब है, क्योंकि बीच में इन्होंने लोहाघाट नगर के अंदर हॉट मिक्स और नालियां बनाई थी, वो जगह जगह क्षतिग्रस्त हैं और चौक है, जिससे कि सारा पानी नालियों में बह रहा है। और एक बरसात में इनकी ज्यादा जो ट्रीटमेंट प्लांट पहाड़ियों का किया गया था, जगह जगह जो जालियां लगाई गई थी, इनके नट द्वारा पहाड़ को बांधा गया था, उससे सारा जो मिट्टी है जाली फाड़ते हुए सड़कों में जगह जगह सड़कें बंद कर दी गई है। और जिससे आम जनता में काफी चर्चाएं हैं कि जो कि इनकी कार्य प्रणाली है और जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनता को इससे काफी परेशानी हो रही है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी वर्ष अप्रैल में हुआ था पहाड़ी ट्रीटमेंट का काम। निर्माण कार्यों की जांच की हो रही है मांग। ऑल वेदर सड़क निर्माण के दौरान किए गए पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य एक बारिश भी नहीं झेल पाया है, जो तस्वीरों में साफ दिख भी रहा है, जबकि यह कार्य इसी वर्ष अप्रैल माह में करवाया गया था। अब निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि बारिश के दौरान पहाड़ियों में बिछाई गई नेट को फाड़ता हुआ मलबा सड़क पर आ गया है। वर्मा ने कहा, एनएच के अधिकारियों ने गुणवत्ता विहीन कार्य किया है। उन्होंने पहाड़ी ट्रीटमेंट कार्यों की जांच की मांग की है। साथ ही एनएच के अधिकारियों से जल्द बंद पड़ी नालियों को खोलने की भी मांग उठाई है। अगर इनकी कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं होगा तो इनके खिलाफ साक्ष्य जुटा करके आगे को जनता को सामने भी कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा, जिससे कि इनकी जो भी जो घटिया गुणवत्ता के साथ कार्य कर रहे हैं तो अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य करें। चारधाम कनेक्टिविटी के लिए बन रही ऑल वेदर रोड 12,000 करोड़ रुपए का है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का उद्देश्य लगभग 12,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा कर चारों धाम को आपस में जोड़ना है, जिस पर काम भी जारी है। लेकिन जहां निर्माण कार्य पूरा करने का दावा किया गया है, वहां की स्थिति आप देख सकते हैं। पहली बारिश में पहाड़ी ट्रीटमेंट की गुणवत्ता पर सवाल उठ गए हैं। सड़क के ऊपर पहाड़ी में जाली लगाई गई थी ताकि मलबा सड़क पर नहीं आए, लेकिन पहली बारिश में जाली फट गई और मलबा सड़क पर आ गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तेज बारिश होगी तो फिर क्या होगा। कार्य प्रणाली है काफी खराब है, क्योंकि बीच में इन्होंने लोहाघाट नगर के अंदर हॉट मिक्स और नालियां बनाई थी, वो जगह जगह क्षतिग्रस्त हैं और चौक है, जिससे कि सारा पानी नालियों में बह रहा है। और एक बरसात में इनकी ज्यादा जो ट्रीटमेंट प्लांट पहाड़ियों का किया गया था, जगह जगह जो जालियां लगाई गई थी, इनके नट द्वारा पहाड़ को बांधा गया था, उससे सारा जो मिट्टी है जाली फाड़ते हुए सड़कों में जगह जगह सड़कें बंद कर दी गई है।
और जिससे आम जनता में काफ़ी चर्चाएं हैं कि जो कि इनकी कार्य प्रणाली है और जो गुणवत्ता है, गुणवत्ताविहीन कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनता को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर इनकी कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं होगा तो इनके खिलाफ साक्ष्य जुटा करके आगे को जनता को सामने की कोई निर्णय लिया जाएगा, जिससे कि इनकी जो भी जो घटिया गुणवत्ता के साथ कार्य कर रहे हैं तो अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य करें। ऑल वेदर रोड है पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। ऐसे होगा निर्माण कार्य तो आगे मुसीबत है तय। ऑल वेदर रोड पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है। पहाड़ काटकर सड़क को चौड़ा किया गया है, लेकिन जब तक पहाड़ से मलबा रोकने को मजबूत व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक इस सड़क पर बरसात में सफर इतना आसान नहीं है। इस वर्ष मानसून की पहली बारिश में चमोली, जोशीमठ जैसे इलाकों में भूस्खलन की जो तस्वीरें सामने आई वह सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि आखिर उत्तराखंड में पहाड़ क्यों दरक रहे हैं। मौजूदा वक्त में चंपावत लोहाघाट से जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि अगर तेज बारिश हुई तो पहाड़ का मलबा फिर से सड़क पर आएगा और सड़कें बंद हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।